जय हिंद साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर 311 के अंदर लैंडस्केपिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लैंडस्केपिंग का अर्थ क्या होता है और इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं। सबसे पहले हम एक लेआउट देख लेते हैं 2 मिनट के अंदर, उसके बाद में हम इनको स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हॉर्टिकल्चर 311 के अंदर लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग का अगर हम वन लाइन में अर्थ निकालें तो इसका जो अर्थ होता है साथियों वो होता है भू दृश्य। क्या होता है? भू दृश्य। अगर आपसे कोई लैंडस्केपिंग का अर्थ पूछा जाए तो उसका वन लाइन के अंदर हो जाएगा भूदृश्य। अब भूदृश्य के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो सारी चीजें हम देख लेते हैं, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है उन सभी के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे लैंडस्केपिंग के अंदर या भूदृश्य के अंदर इसके प्रमुख जो भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्या क्या है, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इंपोर्टेंस क्या है इसके अंदर, इसका स्कोप क्या, वो सभी हमारे किसके अंदर आ जाएगा? कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाएगा। नंबर सेकंड इसमें हम चर्चा करेंगे डिफरेंट गार्डन के बारे में। डिफरेंट गार्डन के बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी कि जब हम लैंडस्केपिंग करते हैं यानी कि भूदृश्य करते हैं तो भूदृश्य अल्टीमेटली हम किसके लिए कर रहे हैं, तो वो हम डिफरेंट टाइप के जो गार्डन होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। तो ये गार्डन क्या होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गार्डन के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, और गार्डन को लगाने के लिए हमें किस प्रकार से स्थान का चयन करना चाहिए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ में हम चर्चा करेंगे जो गार्डन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हम बात करें टेरेस गार्डन क्या होता है, वाटर गार्डन क्या होता है, टी गार्डन क्या होता है, हिल गार्डन क्या होता है। इसी के अंदर हमारे प्राइवेट गार्डन आ जाते हैं, स्कूल गार्डन आ जाते हैं, सोशल गार्डन आ जाते हैं। और सोशल गार्डन के अंदर 3 प्रकार के स्टाइल आती है हमारे, जैसे इनफॉर्मल स्टाइल आती है, इनफॉर्मल हो गया और फ्री स्टाइल। ये क्या होता है सभी के बारे में हम सेपरेट चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम इनके अंदर जैसे हम गार्डन के बारे में इनका पढ़ लेंगे तो गार्डन के अंदर अल्टीमेटली हम किनको लगाते हैं, तो इनके अंदर लगाते हैं हम ट्री को लगाते हैं। ट्री हो गया हमारा, क्लिपर हो गया, क्लिम्बर हो गया, क्लिम्बर्स हो गया। इसका अतिरिक्त सर्ब्स लगाते हैं हम। इन सभी के बारे में हम सेपरेट चर्चा करेंगे। यानी कि अगर हमने कोई ट्री लगाए हैं तो उसका ट्री किस प्रकार के लगाने चाहिए, बड़े लगाने चाहिए, छोटे लगाने चाहिए, पौधों को जो ट्री होते हैं इनको कहाँ पर लगाना चाहिए, उसके लिए स्थान किस प्रकार का होना चाहिए, बहुउद्देशीय होने चाहिए या फिर एनुअल होने चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए वृक्ष, उनके बारे में हम देखेंगे। सेम इसी प्रकार क्लिम्बर्स के बारे में और सर्ब के बारे में भी हम इनके बारे में सेपरेट चर्चा करेंगे। और इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे कि पीले फूल वाले कौन से होते हैं, नारंगी फूल वाले कौन से होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं लाल फूल वाले, गुलाबी फूल वाले कौन से होते हैं, इनके वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इन सभी कई बार प्रश्न आया हुआ है। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे जैसे हमने इनको लगा दिया सब कुछ, हमने ट्री लगा दिया, क्लिम्बर्स लगा दिया, सब कुछ हमने गार्डन के अंदर लगा दिया। अब लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, इनको ट्रेनिंग और प्रूनिंग करेंगे, यानी कि इनका रखरखाव करेंगे। तो रखरखाव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको हम काट भी सकते हैं और उनको हम बड़ा भी कर सकते हैं। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इसका हम मैनेजमेंट किस प्रकार से कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट करने के लिए इसके अंदर 1-2 क्रियाएं आती है, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो उसके अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्रिया आती है वो आती है बोनसाई। क्या होता है? बोनसाई, ठीक है ना। ये बोनसाई क्या होता है इसके बारे में हम डिफरेंट टाइप की चर्चा करेंगे। ये जो बोनसाई होती है जापानी कला होती है, और ये जो बोनसाई की जो उत्पत्ति हुई वो चीन से हुई है, ये हमें थोड़ा बहुत मैं इंट्रो में बता देता हूं आपको। उसके बाद में हम बोनसाई के बारे में देखेंगे कि बोनसाई को हम किस प्रकार से बना सकते हैं, जो बोनसाई जो होती है वो किस प्रकार से ग्रो करती है, उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, कौन इस पर बना सकते हैं, इसके लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में हम इसमें देखेंगे अदर पॉइंट या अदर टॉपिक, जो छोटे छोटे और हमारे टॉपिक बच जाते हैं उन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो ओवरऑल हमें इसको सीक्वेंस से देखना है, यानी कि सबसे पहले अगर हमें भूदृश्य बनाना है तो उसकी क्या हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उसके बाद में भूदृश्य हम बना रहे हैं तो उसके लिए हम अल्टीमेटली गार्डन के अंदर ही भूदृश्य बनाते हैं या लैंडस्केपिंग करते हैं गार्डन के अंदर, तो वो देखेंगे। फिर उनके लैंडस्केपिंग करने के बाद में हम उसके अंदर कौन कौन से हम झाड़ियाँ लगाना चाहते हैं या फिर क्या लगाना चाहते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो वो हम एक तो ये जो गार्डन के अंदर जो ये सभी चीज़ें लगाई जाती है ये डिपेंड करती है वहाँ के क्लाइमेट का अकॉर्डिंग लगाया जाता है। एक डिपेंड करता है वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, और उस इन्वायरमेंट के अंदर जो जिस प्रकार के लोग रह रहे हैं उनको किस प्रकार का माहौल चाहिए, उनको किस प्रकार के वृक्ष सुहावने लगते हैं, उनके आधार पर ये लगाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हम बोनसाई के बारे में देखेंगे और अदर टॉपिक जो छोटे छोटे टॉपिक बच जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लैंडस्केपिंग का कॉन्सेप्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात करें लैंडस्केपिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर हमारा लैंडस्केपिंग के अंदर आ जाएगा सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट की बात करें या हम इसका परिकल्पना की बात करें तो सबसे अधिक पहले इसमें हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है ना, लैंडस्केपिंग की। तो लैंडस्केपिंग की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन तो होती नहीं है, लेकिन इसका जो लैंडस्केपिंग का जो अर्थ होता है वो अर्थ हम देख लेते हैं। उसके बाद में हम इसका इंपॉर्टेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो इसके अंदर तो वह भूभाग जहां पर उसके भौगोलिक स्वरूप को बदलकर वह भूभाग जहां पर उसके भौगोलिक स्वरूप को बदलकर उसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पति लगाना
जिससे वह भूभाग पहले की तुलना में ज़्यादा आनंदमय व मनोरम दिखाई दे उस क्रिया को लैंडस्केपिंग कहते हैं। तो लैंडस्केपिंग किसे कहते हैं? तो वह भूभाग जहाँ पर उसके भौगोलिक स्वरूप को बदलकर उसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पति लगाना, जिससे वह भूभाग पहले की तुलना में ज़्यादा आनंदमय और मनोरम दिखाई दे, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? लैंडस्केपिंग कहते हैं। उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? लैंडस्केपिंग कहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो भौगोलिक स्वरूप जो होता है, ये भौगोलिक स्वरूप किस प्रकार का होता है? तो ये जो भौगोलिक स्वरूप जो होता है, जिस स्थान पर हम ये लैंडस्केपिंग करना चाहते हैं, ये उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें, जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान के अंदर क्या है, यहाँ के जो जलवायु है वो गर्म जलवायु है, और गर्म जलवायु होने की वजह से यहाँ पर जो लैंडस्केपिंग की जो क्रिया की जाती है यहाँ के गार्डन्स के अंदर, वो जो लैंडस्केपिंग की क्रिया के अंदर जो हम प्लांटेशन लगाते हैं, कोई भी प्लांट लगा रहे हैं, वो जो प्लांट जो होते हैं वो एक तो हमारे किस प्रकार के होंगे? वो हमारे शुष्क प्रकार का जो ट्री होंगे वो होंगे, और इनकी जो वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होगी वो बहुत ही कम होगी, यानी कि ये कम पानी के अंदर भी सर्वाइव करने की क्षमता होती है। ऐसे प्लांट को हम राजस्थान के अंदर प्रीफर करते हैं। तो ये जो भौगोलिक स्वरूप जो बदला जाता है, ये वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखकर बदला जाता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन इतनी कोई खास है नहीं, इसमें केवल आपको ये याद रखना है कि लैंडस्केपिंग का अर्थ क्या होता है? तो भूदृश्य, अब यानी कि जो भूमि है उसका दृश्य को हम किस प्रकार से बदल सकते हैं, वही क्रिया क्या कहलाती है? हमारी लैंडस्केपिंग कहलाती है। अब ये जो हम भूदृश्य जो बदलना चाहते हैं वो किस प्रकार से बदल सकते हैं, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस प्रकार से बदलना चाहते हैं, ठीक है ना। ये इसकी डेफिनेशन होती है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। आइए अब हम इसके अंदर चर्चा करते हैं लैंडस्केपिंग या भूदृश्य के जो प्रमुख प्रिंसिपल है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो लैंडस्केपिंग के क्या हो जाएंगे? प्रिंसिपल हो जाएंगे। प्रिंसिपल, ठीक है ना। इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इसके लगभग 7 से 8 प्रिंसिपल, उन प्रिंसिपल के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले इसमें हम देख लेते हैं कि प्रिंसिपल कौन कौन से होंगे इसके अंदर। तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल इसके अंदर क्या होंगे? तो वे सभी तत्व या वे सभी स्वरूप जिनकी सहायता से हम भूदृश्य को बदल सकते हैं, वे सभी हमारे क्या कहलाएंगे? प्रिंसिपल कहलाएंगे। यानी कि जिनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? भूदृश्य को बदल सकते हैं, या जो बदल रहे हैं उसके लिए क्या हो रहा है? वनस्पति लगा रहे हैं हम, वनस्पति के साथ साथ में उसके अंदर हम क्या करें? कुछ हेरफेर करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा? वो जो स्थान होगा वो हमें क्या लगेगा? आनंद में लगेगा और मनोरम लगेगा। तो इन सभी के स्वरूप से मिलकर क्या बनता है? हमारा सारे के सारे प्रिंसिपल बनते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करें, तो फर्स्ट प्रिंसिपल हो जाएगा इसका बैकग्राउंड। क्या हो जाएगा? बैकग्राउंड, यानी कि इसका अगर हमने कोई भी हमारा या कोई भी हमारा एरिया है उसके अंदर अगर हमने उसमें कुछ परिवर्तन करके, स्थान में परिवर्तन करके उसका जो बैकग्राउंड था उसको हमने बदल दिया, तो वो हमारा क्या कहलाता है? एक प्रिंसिपल कहलाता है। अभी हम इसके बारे में एक सेपरेट चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला था हमारा बैकग्राउंड होता है। नंबर सेकंड की बात करें, नंबर सेकंड हो जाएगा इसके अंदर हमारे वेराइटी, ठीक है ना, वेराइटी आ जाएगा। नंबर थर्ड की बात करें तो वेरिएशन, ठीक है ना, विविधता। नंबर फोर्थ की बात करें, नंबर फोर्थ हो जाएगा इसके अंदर बैकग्राउंड हो जाएगा, वेराइटी हो जाएगा, वेरिएशन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हो जाएगा इसके अंदर रिपीटेशन, ठीक है ना, रिपीटेशन। नंबर फिफ्थ की बात करें तो नंबर फिफ्थ हो जाएगा इसके अंदर बैकग्राउंड हो जाएगा, हमारा वेराइटी हो गया, वेरिएशन हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त और हम बात करें तो इसके अतिरिक्त और हो जाएगा हमारे यूनिटी, और इसके अतिरिक्त हो जाएगा एक हो जाएगा हमारा स्केल, यानी कि स्केल, ठीक है ना। ये 6 इसके प्रमुख प्रिंसिपल होते हैं, और कई सारे प्रिंसिपल होते हैं, लेकिन हमें मेनली इन 6 के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करें बैकग्राउंड, यानी कि अगर हमने कोई भी मान लीजिए ये है एक हमारा ये एक हमारा स्थान होगा, इस स्थान के अंदर हमें क्या करना है? इसका जो दृश्य है इसको बदलना है। इसका दृश्य बदलने के लिए हम क्या करेंगे? इसका जो बैकग्राउंड है, यानी कि पहले अगर मान ले हम उदाहरण के रूप में यहाँ पर अगर फेंसिंग नहीं थी तो हमने फेंसिंग लगा दी, तो इससे क्या होगा? इसका बैकग्राउंड बदल जाएगा। तो ये एक हमारे क्या हो जाएगा? भौगोलिक स्वरूप को क्या करने का, बदलने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा ये जो स्थान है वो क्या हमें लगेगा? आनंद में लगेगा और मनोरम लगेगा, ठीक है ना। दूसरा बात करें वेराइटी, यानी कि इसके अंदर जो हम पहले ये मान लीजिए इसमें केवल एक प्रकार की स्पीसीज के इसके अंदर प्लांट लग रहे थे, लेकिन अब हमने क्या किया? इसके अंदर हमने हमारे सर भी लगा दिया इसके अंदर, इसके अतिरिक्त हमने इसमें लताएं भी लगा दी, क्लिमर भी लगा दिया, इसके अतिरिक्त हमने इसके अंदर ट्री भी लगा दिया। तो उसकी वजह से क्या होगा? इसके अंदर कई सारी डिफरेंट टाइप की वेरायटी विकसित होगी, जिसकी वजह से ये क्या होगा? इसका भौगोलिक स्वरूप बदल गया। नेक्स्ट बात करें वेरिएशन, यानी कि इसके अंदर हमने पहले एक प्रकार की स्पीसीज थी, लेकिन अब इसके अंदर हमने कई सारी स्पीसीज को लगा दिया, तो उससे क्या होगा? वेरिएशन में विविधता जितनी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा हमारा क्या जो स्थान होगा वो उतना ज्यादा सुंदर लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद में रिपीटेशन, यानी कि पुनरावृत्ति की बात करें तो यह
जो हमने मान लीजिए यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में सबसे पहले हमने ये सभी लगाए थे, पेड़ लगाए थे, हमने झाड़ियाँ लताएं सब लगाई थी, लेकिन ये कई अगर थोड़े समय के बाद में, थोड़ा और आगे जाने के बाद में यहाँ पर ये रिपीट हो रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पर इस कॉर्नर पर रिपीट हो रहे हैं, यानी चारों कोनों पर ये बार बार इनकी पुनरावृत्ति होती रहेगी, तो उतना ही ज़्यादा हमारा जो दृश्य, जो भूभाग वो जो होगा वो उतना ज़्यादा दृश्य लगेगा, ठीक है ना। यह एक हमारे उस क्षेत्र को क्या कर रहा है, आनंद में और मनोरम बना रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करें यूनिटी, यानी कि अगर ये इन सभी के फूल आने का समय एक जैसा रहेगा, या फिर हम बात करें जो हमने स्पीसीज लगाए, जैसे मान लीजिए हमने सर्प लगाए थे, जितनी भी हमने सर्प लगाए उन सभी के फूल आने का समय एक समय था, और उसके बाद में जैसे ही हमने इसके अंदर क्लिम्बर्स लगाए थे तो उनकी जो लताएं थी उनका फूल आने का समय एक समान है। तो सर्व जो झाड़ियां हैं उनके अगर फूल गिर जाएंगे तो जैसे ही इनके फूल गिरने लग जाएंगे तो हमारे जो क्लिम्बर लताएं हैं उनके फूल आने लग जाएंगे, तो उनके एक तरह से हम कह सकते हैं यूनिटी आ जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारा समय के अनुसार उनमें यूनिटी यानी समरूपता दिखाई देगी, और वो जो हमारा जो भूभाग है वो एक सुंदर दृश्य हमें दिखाई देगा। उसके बाद में बात करें स्केल, यानी कि उसको हमने, ये जो भूभाग है उसको हमने कितना क्षेत्रफल में उसको हमने उसका परिवर्तन किया है। जो हमारा भूभाग था, इस भूभाग के अंदर हमने मान लीजिए ये जो हमारा भूभाग था, इसके मान लीजिए हमने 25% के अंदर ही हमने ये सारी क्रिया की है, या इसके पूरे भाग के अंदर क्रिया की है, वो सभी डिपेंड करता है किसके अंदर, हमारे लार्ज स्केल, यानी कि इसका कितने सीमा के अंदर हमने ये सभी का सभी परिवर्तन किया है। ये एक 6 का 6 हमारे क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है, किसके, लैंडस्केपिंग का, ठीक है ना। ये हमारे लैंडस्केपिंग के प्रिंसिपल कहलाते हैं, और भी कई सारे प्रिंसिपल होते हैं, लेकिन हमें 6 तो मिनिमम पता होने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन होते तो 10-12 होते हैं, लेकिन हमें मेनली 6 के बारे में पता होना चाहिए। ये 6 अगर आपको पता है तो एग्जाम के अंदर प्रश्न आया हुआ है कि लैंडस्केपिंग के प्रमुख जो सिद्धांत है उनके बारे में चर्चा कीजिए, तो यहाँ आप इन सभी प्रिंसिपल के बारे में अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद में इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम चर्चा करते हैं लैंडस्केपिंग के जो हमारे इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब आ जाएगा हमारे इसके अंदर प्रिंसिपल कंप्लीट होगा। अब इसके अंदर आएगा हमारे क्या, इंपॉर्टेंस। महत्व की बात करें तो इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पर हमें प्राप्त हो सकता है। यानी कि मान लीजिए हमने किसी क्षेत्र के अंदर लैंडस्केपिंग की है, तो लैंडस्केपिंग करने से हमें कहाँ पर फायदा हो सकता है, किस किस क्षेत्र में फायदा हो सकता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो पहला जो फायदा होगा वो हो जाएगा हमें सोशल इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। सोशल यानी सामाजिक इंपॉर्टेंस, सभी के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। नंबर 2 आ जाएगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। नंबर 3 बात करें, नंबर 3 हो जाएगा इसके अंदर इकोलॉजिकल या इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंस। नंबर 4 हो जाएगा इसके अंदर रिलीजियस इंपॉर्टेंस। नंबर 5 हो जाएगा इसके अंदर टूरिस्ट इंपॉर्टेंस। नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 हो जाएगा इसके अंदर मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। नंबर 7 हो जाएगा इसके अंदर हेल्थ रीजन। नंबर 8 हो जाएगा इसके अंदर, हमारे इसके अंदर केस स्टडी, ठीक है ना। केस स्टडी, ठीक है ना। अब ये केस स्टडी क्या होता है थोड़ी देर बाद में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके बारे में एक एक करके पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंस आपको याद रखने, सीधा प्रश्न आ सकता है कि लैंडस्केपिंग के जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है या महत्वपूर्ण इनका जो हमारा महत्व है उनके बारे में विवेचना कीजिए, ठीक है ना। तो इसका लैंडस्केपिंग का इंपॉर्टेंस भी ये कई होंगे, और लैंडस्केपिंग के जो बेनिफिट है वो भी ये कई होंगे हमारे, ठीक है ना। तो लैंडस्केपिंग के सबसे पहले हम बात करें सोशल इंपॉर्टेंस क्या है। सोशल इंपॉर्टेंस की बात करें तो सामाजिक महत्व किस प्रकार से हो जाएगा। जनरली हम सभी जानते हैं आजकल की जो भागदौड़ हो रही है उसके भी उस समय, आज का जो समय है इस समय के बीच में लोगों के अंदर रुकने का एक भी समय, रुकने का या आराम करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। तो वो अपने भागदौड़ के जीवन की वजह से उनके बीच में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ रहा है। तो वो क्या कर सकते हैं, अगर उनके आसपास अगर कोई गार्डन होगा तो वो क्या कर सकते हैं, पूरा फैमिली के साथ में जाकर उस गार्डन के अंदर कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ताकि वो आज का जो समय है वो जीवन भागदौड़ी में बीता जा रहा है। तो अगर कुछ समय वो प्रकृति के साथ में बिताएंगे तो प्रकृति के साथ में जैसे बिताएंगे तो उनको एक मनोरम आभास होगा और उनको अंदर से शांति मिलेगी। तो उससे क्या होगा, एक समाज के अंदर एक अच्छी इमेज बनेगी, और अच्छी इमेज जैसे बनेगी तो उसकी वजह से लोगों का जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसी कारण से हम कह सकते हैं सामाजिक इंपॉर्टेंस या सामाजिक महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद में आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें, अगर पर्टिकुलर किसी शहर कस्बे के आसपास अगर कोई गार्डन होता है तो उस गार्डन में जैसे शाम के समय अगर कोई लोग घूमने जाते हैं या फिर सुबह के समय लोग घूमने जाते हैं तो उसकी वजह से आसपास कई सारे लोगों को रोजगार मिलता है। वो वहाँ पर आसपास उस गार्डन के आसपास छोटे छोटे ठेले लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनको रोजगार तो मिलता ही मिलता है। साथ साथ में हम बात करें, अगर जो हमने गार्डन लगा रखा है उस गार्डन के अंदर यदि हम चाहें तो कुछ क्षेत्र ऐसा फिक्स कर दें कि उसके अंदर हम
ऐसे आर्थिक महत्व के जो पौधे होते हैं, जैसे हम बात करें लकड़ी वाले टिम्बर के लिए हम उसमें वृक्ष लगा सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो हमने फूल लगाए हैं, फूल वाले जो पौधे लगाए हैं, उन फूल वाले पौधों से हम फूल को निकाल कर उनसे हम चाहें तो इत्र बना सकते हैं, तो वो एक हमें अतिरिक्त आय का साधन बन जाता है, तो वो हमारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर आ जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंस की बात करें तो इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट हम सभी जानते हैं, शहरों के अंदर जो ध्वनि प्रदूषण है वो धीरे धीरे लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो जहाँ अधिक जितने ज़्यादा अधिक हमारे गार्डन होंगे तो वो क्या करते हैं, ध्वनि को अवशोषण करने का काम करते हैं पेड़ पौधे, तो वो एक हमारे ध्वनि को कंट्रोल करने के लिए हो जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें शुद्ध वायु के लिए भी हो जाएगा, स्वच्छ वायु हमें इससे प्राप्त हो सकती है, क्योंकि शहरों के अंदर कई ज़्यादा प्रदूषण की सीमा बढ़ चुकी है। जैसे हम बात करें दिल्ली जैसे शहर के अंदर प्रदूषण की सीमा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उसके अंदर जितने ज़्यादा हमारे गार्डन्स होंगे वो क्या करेंगे, उससे जो CO2 है या जो प्रदूषण उनको ऑब्जर्व कर लेंगे और साफ हवा प्रोवाइड कराएंगे, तो वो एक हमारे अच्छा काम करेंगे। इसके अतिरिक्त हम बात करें सॉइल कंजर्वेशन होगा, तो सॉइल कंजर्वेशन होगा तो हमारे जो मृदा है वो एक जगह स्थिर रहेगी, तो उसमें और अधिक हम चाहें तो उसके अंदर प्लांट लगवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात करें इंपॉर्टेंस की, तो ये हमारा जो टेम्परेचर होगा उसको भी ये मेंटेन करेगा, तो उसमें ये एक ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तो इसमें इंपॉर्टेंस की बात करें तो इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंस से सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है कि केवल पर्टिकुलर इन्वायरमेंट देकर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि लैंडस्केपिंग के अंदर पर्यावरणीय महत्व को विस्तार से समझाइए। तो पर्यावरणीय महत्व को आपको डिटेल से बताना होगा कि टेम्परेचर किस प्रकार से कंट्रोल कर रहा है, वो एयर क्वालिटी को किस प्रकार बेहतर बना रहा है, जो हमारा नॉइज पोल्यूशन उसको किस प्रकार से वो अच्छा बना रहा है। साथ ही साथ हम बात करें इकोलॉजी के रूप में, तो जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको किस प्रकार से वो डेवलप कर रहा है, हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितनी ज़्यादा उसको इफेक्ट कर रहा है, तो वो सभी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में रिलीजियस इंपॉर्टेंस के बाद धार्मिक महत्व हो जाएगा। आपने जनरली सभी जानते हैं, जो अगर हम पार्क के अंदर या गार्डन के अंदर अगर हमने बेलपत्र का वृक्ष लगा दिया तो उससे रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान शिव को हम उनकी जब पूजा आराधना करते हैं तो अब हम उनके बेलपत्र से उनकी पूजा आराधना की जाती है, तो वो एक हमारा रिलीजियस इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। साथ ही साथ में बात करें तो टूरिस्ट भी बढ़ जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा गार्डन अच्छा होगा तो वहाँ पर लोग घूमने आएंगे, तो वो टूरिस्ट को भी बढ़ावा देगा। साथ ही साथ में हमारे जो आय का जो सोर्स होगा वो भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त हम बात करें मेडिसिनल की बात करें तो मेडिसिनल के अंदर मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर, अगर हमने मान लीजिए जो गार्डन है उस गार्डन के अंदर हमने एलोवेरा के छोटे छोटे पौधे लगा दिए तो उससे हमें एलोवेरा तो प्राप्त होगा, साथ ही साथ में उसका अगर हम उपयोग करके काढ़े के रूप में कर सकते हैं, दवाई के रूप में कर सकते हैं, तो वो हमारे मेडिसिनल के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है हेल्थ रीजन। हेल्थ रीजन के अंदर बात करें, जो मैंने आपको बताया हेल्थ रीजन के अंदर अगर गार्डन है उस गार्डन के अंदर हमने जो जिम्स होती है वो जनरली हमारे मकानों के अंदर या फिर बड़े बड़े पार्क के अंदर लगा दी जाती है। जो जिम्स होती है वो बिल्डिंगों के अंदर होती है, लेकिन उन्हीं जिम्स को अगर हम यदि पार्क के अंदर शिफ्ट कर देते हैं तो लोगों का एक तरह से घूमना भी हो जाता है, साथ साथ में उनको जिम करते हैं तो वॉक करते हैं, तो उससे क्या होता है उनका हेल्थ का अंदर भी उसमें इंप्रूव होता है, सुधार आता है, तो वो हमारे हेल्थ रीजन से इंपॉर्टेंस है। केस स्टडी की बात करें तो कई सारे ऐसे बड़े बड़े पार्क होते हैं जिनमें केवल और केवल वैज्ञानिक स्टडी करने के लिए जाते हैं, कि अगर जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें जो दिल्ली के अंदर जो अभी अमृत उद्यान जो अभी मुगल गार्डन था उसका नाम चेंज करके हम जो अमृत उद्यान किया गया है, उस अमृत उद्यान में हम बात करें तो केस स्टडी यानी कि कई सारे साइंटिस्ट जो होते हैं वो रिसर्च करने के लिए भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कई सारी विलुप्त प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं जिनके पौधे वहाँ पर लगाए जाते हैं, तो वो एक हमारे केस स्टडी के लिए भी एक महत्वपूर्ण जगह बन जाता है। ठीक है ना। तो इसके कई सारे इंपॉर्टेंस होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। मैंने नाम बता दिए, इनके अंदर आप अपना आधार पर लिख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर याद रखना पर्यावरण का याद रखना। ये हो सकता है एग्जामिनर सीधा सीधा प्रश्न पूछ ले कि लैंडस्केपिंग या भूदृश्य के अंदर पर्यावरणीय महत्व पर विवेचना कीजिए, इसको विस्तार से समझाए, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा इस पर फोकस करना। ठीक है ना। इसके मैंने 5 पॉइंट बताए थे, वो 5 पॉइंट आपको याद रखने, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम इसके थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम चर्चा करते हैं इसके हम स्कोप के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है ना। तो इधर हम स्कोप के बारे में इसके बारे में चर्चा करते हैं। लैंडस्केपिंग के स्कोप के बारे में चर्चा करें तो इसका जो स्कोप है वो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग, प्राइवेट के अंदर अलग है, गवर्नमेंट के अंदर अलग है, और गवर्नमेंट जॉब के अंदर इसका हमारे अलग है। ठीक ना। उन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला आ जाएगा स्कोप के अंदर हमारे स्कोप इन गवर्नमेंट सेक्टर फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना। फॉर एम्प्लॉयमेंट यानी कि सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार के अवसर के अंदर इसका एक महत्वपूर्ण स्कोप। जैसे हम बात करें कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गए, जैसे ICAR हो गया, IRI होगा, और इसका अतिरिक्त हम बात करें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगा जिसके अंदर हॉर्टिकल्चर के अंदर पर्टिकुलर वैकेंसी निकलती है। जैसे हम बात करें ASRB के अंदर निकलती है, हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर के रूप में निकलती है, तो वो हमारे किसके अंदर हो जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट के अंदर हो जाएगा। ठीक है। नंबर सेकंड बात करें स्कोप इन प्राइवेट सेक्टर फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट, जैसे पर्टिकुलर या यदि हम बात करें कई सारे जो गार्डन्स जो होते हैं वो सार्वजनिक होते हैं, और कई सारे गार्डन जो होते हैं वो हम कह सकते हैं पब्लिक होते हैं, यानी कि पर्टिकुलर जिस व्यक्ति के द्वारा उसको बनाया जाता है उसी के होते हैं, तो वो क्या कर सकता है, खुद भी रोजगार दे सकता है, उसको रखरखाव के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए वो व्यक्तियों को रोजगार भी दे सकता है, तो वो हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ जाता है एम्प्लॉयमेंट के रूप में। नंबर 3 की बात करें तो नंबर थर्ड हो जाएगा इसके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रीन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है ना।
एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है, तो इससे क्या होता है, तो एंटरप्रेन्योरशिप का अर्थ होता है उद्यमी। क्या होता है उद्यमी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, कुछ ना कुछ समाज को नया देता रहता है। तो इससे हम क्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी खुद को भी रोजगार दे सकते हैं और साथ ही साथ में एंटरप्रेन्योरशिप को भी क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं और कई सारे उसके अंदर प्रोसेस हम अपना सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं इंटीग्रेटेड सेल्फ डेवलपमेंट एक प्रोग्राम हम चलाकर उसके अंदर कई सारे स्कीम्स चलाकर उसके अंदर हम इंटीग्रेटेड यानी कि समन्वित रूप से हम रोजगार को और बढ़ा सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक रोजगार की एक चेन बना सकते हैं, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो इसके अंदर हम एक ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं, जिसके अंदर लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार से हमें लैंडस्केपिंग को इंप्रूव करना है, उसके अंदर किस प्रकार से चेंजेस करना है। उसके बाद हम उसके अंदर बता सकते हैं कि ट्रेनिंग के अंदर ही किस प्रकार से गार्डन बनाए जाते हैं, किस प्रकार से गार्डन का मैनेजमेंट किया जाता है, किस प्रकार की वनस्पति हमें किस जलवायु को अनुरूप लगानी चाहिए। तो वो हमारे किसके अंदर आ जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है ना। नंबर 4 बात करें, नंबर 4 हो जाएगा इसके अंदर हमारे नंबर 4 हो जाएगा इसके अंदर नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 हो जाएगा इसके अंदर अगला आ जाएगा डिफरेंट जॉब फॉर हॉर्टिकल्चर सेक्टर। ठीक है ना। डिफरेंट जॉब फॉर हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करें तो जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या होता है, तो कई सारे हम ग्रीन हाउस लगाते हैं, तो ग्रीन हाउस को मैनेज करने के लिए ग्रीन हाउस मैनेजर बनाया जाता है। नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी मैनेजर हो जाएगा। इसका अतिरिक्त बात करें हम, अगर हमें ये पूरा का पूरा अगर लैंडस्केपिंग लगाना है तो उसके लिए हमें एक आर्किटेक्चर की आवश्यकता होती है, तो वो हो जाएगा हमारे। तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर के अंदर भी इससे कई सारी जॉब बन सकती है, वो हमारे स्कोप के रूप में काम करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया नर्सरी मैनेजर हो जाएगा, नर्सरी का मैनेजर अलग होगा। और इसके अतिरिक्त बात करें हम ग्रीन हाउस मैनेजर हमारा अलग हो गया। इसका अतिरिक्त अगर इसका हमें पब्लिसिटी करनी, मार्केटिंग करनी है, तो मार्केटिंग के लिए अंदर हमारा एक अलग जॉब क्रिएट हो जाता है। तो वो हमारे कई सारे इसके अंदर हॉर्टिकल्चर के अंदर कई सारे इसके स्कोप है, जिसकी वजह से हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसका मेजरली 4 स्कोप है, ये हमें पता होना चाहिए। और ये जो स्कोप है किस किस का स्कोप है, तो ये एक तो हमारे लैंडस्केपिंग का तो ही है, लैंडस्केपिंग प्लस गार्डन का भी ये क्या है हमारे स्कोप है। यानी कि ये हमारे एक तो लैंडस्केपिंग के भी स्कोप है और गार्डन के भी एक ही स्कोप हो जाएंगे, ये हमें याद रखना। ठीक है ना। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में जो डिफरेंट टाइप के जो गार्डन है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारे गार्डन। कौन सा आता है टॉपिक, अगला जो हमारा टॉपिक आता है गार्डन आता है। क्या गार्डन का अर्थ क्या होता है, तो वह क्षेत्र जहाँ पर जो हमारा लैंडस्केपिंग होता है उसके अंदर जो हमने कुछ परिवर्तन किए थे, उस परिवर्तन के दौरान जो हमने वनस्पति लगाई थी, उस पूरी वनस्पति का जो क्षेत्र होता है उस पूरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, गार्डन कहते हैं। क्या कहते हैं, गार्डन कहते हैं। यानी कि वह क्षेत्र या वह भूभाग जहाँ पर लैंडस्केपिंग के दौरान किया गया परिवर्तन और उनमें जो वनस्पति लगाई थी उस पूरे वनस्पति वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, गार्डन कहते हैं या उद्यान कहते हैं। जिससे हमें और आनंद प्राप्त होता है और साथ ही साथ में हमारा जो मन जो होता है वो संतुष्टि प्राप्त करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गार्डन कहते हैं। जैसे मैंने आपको अभी नाम बताया था, अमृत उद्यान का नाम बताया था मैंने। जैसे कई सारे मुगल गार्डन्स हो गए, उनका वो हमारे क्या हो जाएंगे, गार्डन का एग्जांपल हो जाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली जब उनको हम बनाते हैं तो सबसे पहली स्टेप आती है हमारे लैंडस्केपिंग आती है। तो वो अगर हमने लैंडस्केपिंग अच्छे से की है तो पूरा का जो पूरा क्षेत्र होगा वो क्या कहलाता है, हमारे गार्डन कहलाता है। क्या कहलाता है, गार्डन कहलाता है। गार्डन की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन है नहीं। इसके बाद हम इसके अंदर चर्चा करते हैं जो गार्डन्स जो होते हैं इनके हम प्रकार के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो गार्डन के प्रकार, ठीक है ना। गार्डन के प्रकार की बात करें तो गार्डन के जो प्रकार होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें, एक तो होता है हमारा इसके अंदर पब्लिक गार्डन, ठीक है ना, पब्लिक गार्डन। नंबर सेकंड हो जाएगा इसके अंदर पब्लिक गार्डन हो गया। प्राइवेट गार्डन, ठीक है ना। नंबर थर्ड हो जाएगा स्कूल गार्डन, ठीक है ना। पब्लिक गार्डन हो गया, प्राइवेट गार्डन हो गया और स्कूल गार्डन हो गया, ठीक है ना। ये इसके कुछ प्रकार होते हैं। पब्लिक गार्डन को क्या कहा जाता है, पब्लिक गार्डन को ही सोशल गार्डन के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सोशल गार्डन के नाम से जाना जाता है। ये हमें याद रखना, ठीक है ना। अब हम इसके अंदर एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पब्लिक गार्डन। पब्लिक गार्डन या सोशल गार्डन क्या होता है, जो पूरे ओवरऑल किसी भी वर्ग विशेष का नहीं होता है, वह क्षेत्र या वह गार्डन जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है या फिर हम कह सकते हैं समाज का प्रत्येक वर्ग उसके अंदर जा सकता है। जिसके अंदर हमारे या तो पब्लिक हो सकती है या उसके अंदर कई सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पर पब्लिक गार्डन के अंदर ही क्या होती है, जो हमारे जीव जंतु पाए जाते हैं, जानवर जो होते हैं वो भी वहाँ पर पाए जाते हैं। तो वो हमारे क्या कहलाता है, पब्लिक गार्डन कहलाता है, ठीक है ना। इससे फायदा क्या होता है, तो इससे कई सारे फायदे होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें तो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताया वो सारे के सारे हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, पब्लिक गार्डन के अंदर आ जाते हैं। और भी जैसे उदाहरण के रूप में बात करें, ये एयर प्यूरिफिकेशन यानी कि जो वायु जो होती है उसको स्वच्छ बनाने का काम करते हैं, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं। नंबर थर्ड बात करें तो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। जो पब्लिक जो होती है उनमें अगर स्ट्रेस जो होता है उसको स्ट्रेस को कम करते हैं और साथ ही साथ में व्यक्ति को प्रकृति के साथ में जोड़ने
जोड़ने का भी काम कौन करते हैं, हमारे जो पब्लिक गार्डन जो होते हैं वो व्यक्ति को प्रकृति के साथ में जोड़ने का भी काम करते हैं। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंस हो जाएंगे, ये फायदे होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इनके बारे में आप अपने मन से भी लिख सकते हो, केवल आपको अर्थ पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। तो पब्लिक से स्वतः पता चल रहा है, यानी कि लोगों के लिए ऐसा गार्डन जो केवल और केवल लोगों के लिए बना है, जिसमें कोई भी आ जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, पब्लिक गार्डन के नाम से उसको जानते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है प्राइवेट गार्डन। प्राइवेट गार्डन क्या होता है, तो ये वर्ग विशेष का होता है, जिसके अंदर केवल या तो परिवार के या तो जो एकल परिवार होता है वो जा सकता है, या फिर परिवार के कुछ सदस्य जा सकते हैं। ऐसे गार्डन को हम क्या कहते हैं, प्राइवेट गार्डन कहते हैं। या उसके साथ में जो व्यक्ति जिसके द्वारा इसको बनाया गया है उसमें से कुछ हम कह सकते हैं जो हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं वो जा सकते हैं, ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं, प्राइवेट गार्डन कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आता है स्कूल गार्डन। स्कूल गार्डन क्या होता है, तो स्कूल के अंदर या कॉलेज कैंपस के अंदर बनाया गया गार्डन क्या कहलाता है, हमारे स्कूल गार्डन कहलाता है। यह हमें याद रखना है। अब इसके अंदर हम चर्चा करते हैं प्राइवेट गार्डन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे क्या है, प्राइवेट गार्डन है, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे सोशल गार्डन या फिर पब्लिक गार्डन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइवेट गार्डन, ठीक है ना। इसके अंदर आ जाएगा कौन सा, हमारे प्राइवेट गार्डन, ठीक है ना। कौन सा आ जाएगा, प्राइवेट गार्डन। प्राइवेट गार्डन की बात करें तो प्राइवेट गार्डन क्या होता है, तो वह क्षेत्र जहां पर भ्रमण हेतु केवल परिवारजन या उनके मित्रगण आदि जा सकते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को हम प्राइवेट गार्डन के नाम से जानते हैं। यानी वह क्षेत्र जहाँ पर भ्रमण है तो केवल परिवारजन या फिर उनके सगे संबंधी रिलेशनशिप वाले या फिर हम कह सकते हैं उनके मित्रगण जो होते हैं वही जा सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइवेट गार्डन के नाम से उसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्राइवेट गार्डन के नाम से जानते हैं। अब प्राइवेट गार्डन भी कई प्रकार के होते हैं। जो प्राइवेट गार्डन जो होते हैं, प्राइवेट गार्डन कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें, पहला तो हो जाएगा टेरेस गार्डन हो जाएगा, टेरेस गार्डन हो गया। नंबर सेकंड बात करें, टेरेस गार्डन हो गया। पोर्ट गार्डन हो गया। नंबर थर्ड बात करें, नंबर थर्ड हो जाएगा वर्टिकल गार्डन हो गया। नंबर फोर्थ बात करें तो नंबर फोर्थ हो जाएगा वाटर गार्डन, ठीक है ना। ये चार प्रकार के होते हैं, और भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली हमें इन चार के बारे में पढ़ना है। टेरेस गार्डन, पोर्ट गार्डन, वर्टिकल गार्डन और वाटर गार्डन। ये सब किसके अंदर आता है, प्राइवेट गार्डन के अंदर आते हैं। ये सब किसके अंदर आते हैं, प्राइवेट गार्डन के अंदर आते हैं। टेरेस गार्डन क्या होता है, टेरेस गार्डन की बात करें तो वह जनरली जो टेरेस गार्डन जो हम लगाते हैं, ये जो हमारे खिड़कियाँ और जो दरवाजे होते हैं इनके टेरेस पर लगाते हैं, या तो हम किसी इमारत के जो छत होती है वहाँ पर लगाते हैं, या फिर जो हमारा छज्जा होता है वहाँ पर अगर खाली जगह पड़ी हुई है तो वहाँ पर अगर हम छोटे छोटे सब्जियाँ हो सकती है, या फिर अगर हम बात करें छोटे छोटे जो फूल वाले जो पौधे होते हैं उनको लगा देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा टेरेस गार्डन कहलाता है। क्या कहलाता है, टेरेस गार्डन कहलाता है। वो टेरेस गार्डन के अंदर जनरली हम क्या कर सकते हैं, किचन गार्डन के नाम से भी इसको जानते हैं। यानी कि अगर छत के ऊपर अगर हमने सब्जियां लगा दी तो वो हमारे क्या कहलाता है, किचन गार्डन कहलाता है। तो टेरेस गार्डन को क्या कहा जाता है, किचन गार्डन कहा जाता है। उसके बाद आता है पोर्ट गार्डन, यानी कि जो हमने टेरेस गार्डन के अंदर जो हमने सब्जियां ये लगाई हैं उसको अगर हमने टेरेस के ऊपर हमने छोटी छोटी मिट्टी लगाई है और मिट्टी जो होती है उसके अंदर लगाए छत के ऊपर, टेरेस के ऊपर। लेकिन जनरली अगर यदि हम उस मिट्टी की जगह अगर हमने पोर्ट का उपयोग किया, यानी गमले का उपयोग किया, तो वो क्या कहलाता है, हमारे पोर्ट गार्डन कहलाता है, ठीक है। इनकी विशेषता सभी लगभग सेम होती है। उसके बाद आता है वर्टिकल गार्डन, यानी कि पोर्ट जो है उनको अगर हमने उनको ये मान लीजिए हमारा मकान है, ठीक है ना। ये मान लीजिए एक हमारा मकान है और इस मकान का ये क्या है, एक छज्जा है, ठीक है ना। इस मकान का ये क्या है, एक छज्जा है, ठीक है ना। इस मकान का एक छज्जा है, ये मकान का एक छज्जा है। इस छज्जे के ऊपर हमने क्या किया, सबसे पहले तो खाली जगह थी, इसके ऊपर हमने यहाँ पर मिट्टी डाल के यहाँ पर हमने लगा दिया टेरेस लगा दिया, यानी कि मिट्टी डालकर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने गार्डन लगा दिया, वो हो गया हमारा टेरेस गार्डन। इसके बाद में हमने इस मिट्टी की जगह क्या किया, मिट्टी न डाल के यहाँ पर हमने क्या किया, गमलों के अंदर गमला लगा दिया, ठीक है। ये हमारा पोर्ट गार्डन हो गया। यदि हमने इस गमले की जगह क्या किया, हमने क्या किया, एक ऐसा मैकेनिज्म या एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई जिसमें हमने क्या किया, यहाँ से हमने इसको जो हमारा पोर्ट था उस पोर्ट को हमने इसको वर्टिकली लगाया, यानी कि इस प्रकार से लगाया, ठीक है ना। इस प्रकार से लगाया तो ये जो आपको छोटे छोटे जो खांचे दिखाई दे रहे हैं, इस खांचों के अंदर हम क्या करते हैं, कोकोपीट या वर्मिकुलाइट ऐसा कोई मीडिया डाल देते हैं, जिसके अंदर क्या करता है, हमारा जो पौधा होता है जो हमने लगाए हैं पौधे, चाहे सब्जी वाले हो गए चाहे हमारे फूल वाले हो गए, कोई सा भी जो प्लांट लगाए हैं वो इसमें वृद्धि करने लग जाता है। वो क्या कहलाता है, हमारे वर्टिकल गार्डन कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्टिकल गार्डन कहलाता है। उसके बाद में आता है वाटर गार्डन। वाटर गार्डन जो होते हैं ये जनरली हम कहाँ पर लगाते हैं, तो ये जनरली हम मकान के अंदर भी लगा सकते हैं और हमारा जो छोटा बगीचा होता है उसके अंदर भी इसको हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चारों के चारों जो प्रकार होते हैं वो किसके प्रकार होते हैं, प्राइवेट गार्डन के प्रकार होते हैं। इनके अंदर हम इनका कॉमन बेनिफिट देख लेते हैं, इनके बेनिफिट क्या होता है, ठीक है ना। क्योंकि नाम समझ में आना चाहिए, इनका जो अर्थ है वो समझ में आना चाहिए। वो अर्थ मैंने समझा दिया। टेरेस गार्डन क्या होता है, तो छत पर लगाए जाने या कोई सी भी इमारत है उसका अगर हम छत पर अगर कोई गार्डन लगा रहे टेरेस गार्डन हो जाएगा। यानी अगर टेरेस के ऊपर हमने क्या किया, मिट्टी डाली, कोकोपीट डाला, वो उसकी जगह अगर हमने पोर्ट यानी गमले का उपयोग किया तो वो हमारे पोर्ट गार्डन हो जाएगा। उस पोर्ट की जगह हमने क्या किया, ऐसा मैकेनिज्म अपनाया जिसके अंदर हमने क्या किया, पूरा का पूरा इस प्रकार से
इस प्रकार से उसको वर्टिकली लटका दिया, यानी कि ये जो खांचे दिखा दे रही है, इस खांचों के अंदर हमने क्या किया, प्लांट लगा दिया, तो ये प्लांट जो होंगे इस प्रकार से ये वृद्धि करने लग जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से वृद्धि करने लग जाएंगे और एक ही चेन के अंदर कई सारे वृक्ष लग जाएंगे। वो क्या कहलाता है, हमारा वर्टिकल गार्डन कहलाता है। उसके बाद में आता है वाटर गार्डन। यानी वाटर गार्डन क्या होता है, पानी के अंदर अगर छोटी मोटी जगह होती है, हाइड्रोपोनिक्स जो जनरली उसे हम हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानते हैं, उस प्रोसेस के साथ हमने क्या किया, कम पानी के अंदर ही अगर हमने गार्डन लगा दिया तो वो हमारा वाटर गार्डन कहलाता है, ठीक है ना। ये चारों के चारों इसके किसके प्रकार है, ये हमारे प्राइवेट गार्डन के प्रकार है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद में इसका हम बेनिफिट के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद इसका हम बेनिफिट के बारे में चर्चा करें तो इसके बेनिफिट की बात करें या बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहला हो जाएगा, क्या करेंगे, ये सभी के सभी हमने कहाँ पे लगाए हैं, या तो छत पे लगाए हैं, जो हमारा इमारत है, मकान है, जो हमारा घर है उस या तो उसकी छत पे लगाए हैं, या फिर उसकी जो हमारा छज्जा था उसके ऊपर लगाए। तो अल्टीमेटली ये या तो हम दीवार पर लगा रहे हैं या फिर इसकी छत पर लगा रहे हैं। तो पहला फायदा क्या होगा, ये मकान को क्या करेंगे, ठंडा रखने का काम करेंगे, नंबर सेकंड बात करें, ये क्या करेंगे, शुद्ध हवा, यानी कि हम कह सकते हैं ये क्या करेंगे, जितना ज़्यादा हमारा मकान के आसपास पेड़ पौधे रहेंगे, छोटे छोटे वृक्ष रहेंगे, सब्जियां कुछ भी रहेंगी, तो उससे हमें क्या होगा, पहला फायदा होगा, ये मकान को ठंडा रखेगा, जिससे हमें जो एसी होती है, कूलर होती है, उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और मकान हमारा ठंडा रहेगा। नंबर सेकंड बात करें, शुद्ध हवा, यानी कि जितने ज़्यादा पेड़ पौधे हमारे आसपास रहेंगे उतने ज़्यादा हमें क्या प्राप्त होगी, शुद्ध हवा प्राप्त होगी। नंबर थर्ड हो जाएगा, ये क्या करेंगे, जो हमारा CO2 है उसका अवशोषण करके क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड हमको करवाएंगे। तो ये हम कह सकते हैं हमें ऑक्सीजन की मात्रा हमें अच्छी प्राप्ति होगी, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो हमें अच्छे लेवल पर हमें प्राप्त होगा, ठीक है ना। नंबर फोर्थ की बात करें, नंबर फोर्थ हो जाएगा, इसके अंदर हमारे क्या होगा, मार्केट की जो लागत है वो लागत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि अगर हम जो इसके अंदर मान लीजिए हमने टेरेस और पॉट गार्डन के रूप में वाटर और वर्टिकल गार्डन सभी के अंदर हमने सब्जियां लगा दी तो हमारे मार्केट का जो खर्चा है वो खर्चा हमारा बच जाएगा, यानी कि हमें सब्जी मार्केट से खरीदनी नहीं पड़ेगी, हमें यहीं से सब्जी प्राप्त हो जाएगी। तो एक तो हमारा जो मार्केट की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और इसी के साथ साथ में हमारा जैसे मार्केट की जो कॉस्ट है वो कम होगी, उससे हमें ये फायदा होगा कि जो हमारा जो सेविंग है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि हमारा खर्चा कम हो जाएगा तो हमारी सेविंग बढ़ जाएगी, तो हमारा जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसमें भी क्या होगा, सुधार आएगा। इसके अतिरिक्त बात करें, इसके अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं, रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं। इनसे क्या कर सकते हैं, रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं। आप रोजगार किस प्रकार से उपलब्ध करवा सकते हैं, मान लीजिए हमारा जो फार्म है वो बहुत बड़ा है, उस फार्म के अंदर हमने ये सभी गार्डन्स लगा रखे हैं, तो इनको मेंटेन करने के लिए हम किसी व्यक्ति को रख सकते हैं, तो उसको रोजगार प्राप्त हो जाएगा। इसी के अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ट्रेनिंग सेंटर, जिसके अंदर क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं। ट्रेनिंग सेंटर इसके अंदर खोल सकते हैं, जिससे की वजह से क्या होगा, लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे तो उससे वो लोगों को फायदा होगा और वो भी धीरे धीरे यह क्रिया अपनाने लग जाएंगे, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त और बात करें, इसके अतिरिक्त और हमें क्या फायदा होगा, तो हमारा जो मकान है, मकान की क्या होगा, शोभा बढ़ेगी। यानी कि इसमें मकान को जो लोग बाहर से देखेंगे उसमें लोगों को अच्छा लगेगा कि ये मकान कितना सुंदर है, काश क्यों ना हम भी इनके जैसा मकान के ऊपर जो इन्होंने ये गार्डन्स लगा रखे, इस प्रकार का गार्डन्स हम भी लगाएं, तो इसमें एक मकान की जो सुंदरता है वो भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक अवेयरनेस का भाव पैदा होगा। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, अगला इसका जो बेनिफिट हो जाएगा वो हो जाएगा इसके अंदर, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, मकान की सुंदरता तो बढ़ेगी। साथ साथ में हम बात करें जो हमारा खाली पड़ा जो भाग था, खाली भाग मकान का जो था उसका क्या हो जाता है, सही से यूज़ हो जाता है, ठीक है ना। इसके कई सारे बेनिफिट होते हैं, बेनिफिट आप अपने आधार पर भी लिख सकते हैं। तो इसका खाली भाग जो है उसका भी क्या हो जाता है, सही से यूज़ हो जाता है, ये हमें याद रखना है। इसके अतिरिक्त आप बात करें, इसके अंदर जो ये सभी अगर हम लगाएंगे, यानी कि हमने टेरेस गार्डन लगाया, पॉट गार्डन लगाया, वर्टिकल गार्डन और वाटर गार्डन अगर हमने कहीं पर लगाया है हमारे मकान के अंदर, तो उसके लिए जो हम मीडिया जो उपयोग करेंगे, मीडिया का अर्थ ये, यहाँ पर मीडिया का अर्थ क्या हो जाएगा, जिसके लिए हमने जो संवर्धन माध्यम जो होता है, संवर्धन माध्यम हम इसमें कौन सा काम में लेंगे, ठीक है ना। तो इसके संवर्धन माध्यम के अंदर हम जनरली इसके अंदर सॉइल काम में नहीं लेंगे, क्या जो सॉइल होगी वो काम में नहीं लेंगे। इसके अंदर हम जो मीडिया जो काम में लेंगे वो थोड़ा अलग प्रकार का लेंगे। यानी कि सॉइल क्या होती है, तो सॉइल के बारे में यदि हम बात करें तो जो सॉइल होती है वो शुरू में तो अच्छा न्यूट्रिएंट देती है, लेकिन जैसे जैसे उसमें समय बीतता जाता है, क्योंकि हो सकता है जो प्लांट जो हमने लगाए हैं, जो छोटे छोटे जो ट्री होते हैं या फिर जो सर्स झाड़ियाँ जो वेजिटेबल हमने लगाए हैं, उनकी जो लाइफ साइकिल है वो एक वर्षीय होती है, यानी कि एनुअल होते हैं। लेकिन हो सकता है कोई ऐसा ट्री होगा या फिर ऐसा जो सब्जी वेजिटेबल होगी वो क्या होती है, पेरेनियल होती है या बाइनियल होगी, तो वो क्या करेगा, जितना ज़्यादा उनके समय ज़्यादा लगेगा वृद्धि करने में या उनका परिपक्व होने में, तो वो क्या होगी, सॉइल भी धीरे धीरे जमती चली जाएगी। जो पॉट्स जो होंगे हमारे पॉट हो जाएंगे या फिर हमारे टेरेस जो हो जाएंगे, वहाँ पर वो क्या होगी, धीरे धीरे जो सॉइल वो जमती चली जाएगी और एक पपड़ी बन जाएगी। पपड़ी बनने की वजह से क्या होगा, एक तो इनकी जो हमारे प्लांट्स जो होंगे उनकी जो रूट होंगी वो सही से अंदर नहीं जा पाएगी, उनकी वृद्धि धीरे धीरे प्रभावित होगी। और जैसे हम उनके अंदर पानी डालेंगे तो पानी डालते ही वो क्या होगा, पूर्ण रूप से जड़ों तक नहीं पहुँच पाएगा और एक लेयर बन जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारी सॉइल है वो कठोर हो जाएगी और हमारा एक जो हमारा जो मकान है उस मकान के जो हमारा टेरेस है यानी जो छत है उसके ऊपर भी क्या लोड पड़ेगा, जिसकी वजह से इसके छत के में इनमें लीकेज होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हम इस सॉइल का उपयोग नहीं करते हैं। इसके लिए हम अगर इन सभी को लगाना है हमें, तो उसके लिए हम एक तो कोकोपीट किसका यूज़ करते हैं, एक तो कोकोपीट का यूज़ करते हैं, एक वर्मी पुलाइट का यूज़ करते हैं। या तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, कोकोपीट का यूज़ करेंगे, या तो फिर हम वर्मी पुलाइट का यूज़ करेंगे, या फिर इसकी जगह हम स्फेगनस मॉस
स्फेगनस मॉस का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनमें क्या होती है, इनके अंदर ये एबिलिटी पाई जाती है, जो स्फेगनस जो मॉस होती है, ये जो एक रुई के समान पाई जाती है, घास होती है, मॉस होती है, ये क्या करती है अपने जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र की तुलना में लगभग 30 से 40% ये वातावरण की जो नमी होती है उसको अवशोषित कर सकती है, तो हमें पानी देने की भी इसमें कम आवश्यकता होगी। कोकोपीट और होगा एक वर्मिकुलर, ये जो एक मीडिया के रूप में काम करता है, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन, हार्मोन्स, ये कई सारे इसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्लांट जो होती है उसकी वृद्धि अच्छी होती है, ठीक है ना। और वर्मिकुलाइट एक हमारा ये क्ले का टाइप होता है, जिसके अंदर जो न्यूट्रिएंट या हम कह सकते हैं जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो काफ़ी मात्रा में ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे को अच्छे प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त और भी एक इसका बेनिफिट अभी याद आ रहा था, वो अभी मैं भूल गया। तो ये इसके कई सारे बेनिफिट होते हैं, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। अब इनको लगाने के लिए हमें कई सारी सावधानियों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम बात करें कॉमन इनके लिमिटेशन की बात करें, इनकी कॉमन लिमिट क्या होती है, तो क्यों नहीं अपना सकते। तो पहले बात करें टेरेस पर अगर हम अपनाएंगे इसको, तो पहला क्या होगा, इसके अंदर जो यदि हम छत पर इसको लगा रहे हैं तो उसके अंदर पानी जो लीकेज होगा उससे हमें छत के ऊपर एक दबाव बनेगा, जिसकी वजह से लीकेज की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, इनके अंदर कोई इंसेक्ट लग जाता है या फिर अगर चूहे हुए लग जाते हैं सब्जियों के अंदर, तो इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनको छुपने की जो जगह होती है वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है मकान के अंदर। नंबर थर्ड हो जाएगा इसके अंदर अगर टेरेस गार्डनिंग की बात करें, तो टेरेस के अंदर ये सभी हम अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर हमने इन सभी की जगह अगर सोइल का यूज़ किया तो सोइल हमारी क्या होगी, शुरू में तो हमें ज़्यादा इफेक्टिव देगी, लेकिन कुछ समय बाद में धीरे धीरे इसकी इसकी जो फर्टिलिटी जो रेट होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो हम इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट देंगे वो न्यूट्रिएंट सोइल के अंदर कम जाएंगे, तो उनकी वृद्धि कम होगी, ठीक है ना। ये इसके कुछ लिमिटेशन हो जाती है, और इसके लिए हमें विशेष रूप से एक अच्छे कौशल की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। उसके बाद में पॉट गार्डन की बात करें, तो पॉट गार्डन को जब हम लगाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ सावधानी रखनी चाहिए। तो पॉट गार्डन अगर हम लगा रहे हैं, तो यानी मार्केट के अंदर से अगर हम कोई गमला खरीद के ला रहे हैं जिसके अंदर प्लांट ऑलरेडी लगा हुआ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसे पोट का चयन करना चाहिए जो जिसके नीचे क्या हो छेद हो जो, और उसके अंदर कंकर पत्थर हो, और जिसकी वजह से जो अतिरिक्त जो पानी होता है वो बाहर निकल सके, और साथ ही साथ में जो रूट्स जो होती हैं उनकी वृद्धि भी अच्छी हो सके, ठीक है ना। ये देखना चाहिए। और जब भी हम मार्केट से पोट खरीदे वो टूटा फूटा ना होना चाहिए, और अगर उसके अंदर कोई प्लांट लगा हुआ तो प्लांट का वो किसी प्लांट वो जो इसके अंदर जो प्लांट लगा होता है उसके अंदर किसी प्रकार की डिजीज ये नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का हमें पोट खरीदना चाहिए। और साथ ही साथ में जो पोट है उसके ऊपर एक लेबल लगा होना चाहिए, जिसके अंदर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है कि ये पोट कब बनाया गया था, इसके अंदर कौन सा प्लांट लगा हुआ है, कितने वृक्ष का ये जो प्लांट लगा हुआ है इसकी उम्र क्या है, कितने समय में अच्छा हमें परिपक्व या फिर हम कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी मिलने लगेगी। तो वो सारी की सारी हमारे पॉट गार्डन के ऊपर लिखी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये कहानी हमारी किसके हैं, वर्टिकल गार्डन की, ये हमें याद रखना है, और वाटर गार्डन की है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कई सारे इसके प्रकार होते हैं। इसी प्राइवेट गार्डन के अंदर एक और हम लिख सकते हैं जो गार्डन होते हैं रॉक गार्डन, रॉकरी जो होती है वो भी किसके अंदर आती है, प्राइवेट के अंदर भी आती है और सोशल के अंदर आती है, ये हमें याद रखना है। और जो हमारा जो ये पॉट गार्डन जो ये हमारा वाटर गार्डन जो होता है, एक तो याद रखना प्राइवेट जो गार्डन जो होते हैं उसके अंदर हमारा एक तो वाटर गार्डन किसके अंदर आता है, प्राइवेट गार्डन के अंदर भी आता है, और वाटर गार्डन हमारे सोशल गार्डन के अंदर भी आता है। क्योंकि अगर हाँ गवर्नमेंट चाहे तो वाटर गार्डन को बढ़ावा देने के लिए किसके अंदर रख सकती है उसको, सोयल ये जो सोशल जो गार्डन होता है उसके अंदर भी उसको विकसित कर सकती है, दोनों के अंदर आता है। और एक जो रोकरी गार्डन जो होता है वो हमारे प्राइवेट गार्डन के अंदर भी आता है, और एक आता है हमारे सोशल गार्डन के अंदर आता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसके कई सारे बेनिफिट होते हैं। इसके अतिरिक्त एक बेनिफिट और हो जाएगा जो वर्षा जल का जो संचय होता है, वर्षा जल संचय, ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि इसका सही से यूटिलाइजेशन हो जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए हमने वर्षा हो रही है तो वर्षा का पानी अगर हमने स्टोर कर रखा तो उसी वर्षा के पानी का हम क्या कर सकते हैं, ये सारे के सारे गार्डन को विकसित करने के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं, तो वो हमारे वर्षा जल का भी सही उपयोग हो जाता है। इसी के साथ में हमारे जो प्राइवेट गार्डन इनके जो प्रकार होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। इनके अब इसका जो सोशल गार्डन है, इस गार्डन के कंप्लीट होने के बाद में हम इसके बारे में जो भी गार्डन के जो मेन कंपोनेंट होते हैं जो जिनसे मिलकर गार्डन बनता है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ये इसके कुछ प्रकार होते हैं, ये आप देख लेना। और कोई भी एक अच्छी PDF हो या बुक हो तो उसके अंदर आप देख लेना, क्योंकि ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है ये, इसके अंदर हमें केवल अर्थ समझ में आना चाहिए। अगर अर्थ हमें समझ में आ गया तो हम इसके अंदर अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है ना। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं अगला जो हमारा गार्डन हो जाएगा वो हो जाएगा पब्लिक गार्डन। कौन सा हो जाएगा, पब्लिक गार्डन। ठीक है ना। जो पब्लिक गार्डन जो होता है इसको कई कई जगह सोशल गार्डन के साथ में भी लिखा जाता है, और जो पब्लिक गार्डन होता है इसको कई कई जगह सेपरेट भी लिखा जाता है। तो हम दोनों प्रकार से पढ़ेंगे। जो पब्लिक गार्डन जो होता है इसका मैंने अर्थ आपको समझा दिया था, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, या फिर जो व्यक्ति हैं या फिर जो समाज के जो लोग हैं वो वहाँ पर जाकर कुछ एक्टिविटी करते हैं, वही जो गार्डन क्या कहलाता है, हमारा पब्लिक गार्डन कहलाता है, ठीक है ना। ये हमें याद रखना। उसके बाद में हम ये जनरली जो पब्लिक गार्डन जो होता है वो या तो शहरों के बीच बना होते हैं, या फिर कई कई जगह कॉलोनियों के बीच में भी पब्लिक गार्डन बनाए जाते हैं, जहाँ पर लोग आपस में मिल सके, अपने सुख दुख की बातें कर सकते हैं, और प्रकृति के साथ में कुछ समय कर अपना जो थोड़ा बहुत जो समय है वो प्रकृति को दे सके, उसको सही से संचालन करने के लिए, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा पब्लिक गार्डन। पब्लिक गार्डन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम सबसे इसके बाद चर्चा करते हैं सोशल गार्डन। सोशल गार्डन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलग अलग स्टाइल जो होती है, इसको अलग अलग स्टाइल में बनाया जाता है, जिसके अंदर 3 प्रकार के आते हैं। एक तो फ्री स्टाइल आता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये 3 प्रकार की स्टाइल आती है। ये हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न आता है कि फॉर्मल स्टाइल्स क्या होती है, इसके बारे में विस्तार से विवेचना कीजिए, ठीक है ना। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं।
तो गार्डन की बात करें तो गार्डन कौन सा हो जाएगा, सोशल गार्डन, या इसी को क्या बोलते हैं, सामाजिक उद्यान। क्या बोलते हैं, सामाजिक उद्यान, ठीक है ना। इसकी ये जो सामाजिक जो उद्यान होता है ये कितने 3 प्रकार का होता है, जिसको हम स्टाइल या शैली के रूप में जानते हैं। पहला आ जाएगा इसके अंदर फॉर्मल, नंबर सेकंड आ जाएगा इनफॉर्मल, नंबर थर्ड की बात करें, नंबर थर्ड हो जाएगा इसके अंदर फ्री स्टाइल, ठीक है ना। इनके पीछे आप स्टाइल शब्द लगा लेना, इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं हम, ठीक है ना, कि इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। पहले बात करें फॉर्मल का अर्थ क्या होता है, तो ऐसे उद्यान जहाँ पर जो उद्यान है वो एक समान दिखाई देता है, यानी कि अगर हम उसको कहीं से भी किसी भी कोने से देखेंगे तो वो सभी जगह से एक समान दिखाई देगा। ऐसे उद्यान को हम फॉर्मल उद्यान के नाम से जानते हैं या फॉर्मल स्टाइल के नाम से जानते हैं। इनफॉर्मल क्या होता है, तो ऐसा उद्यान जहाँ पर जिस अवस्था में वो पाए जाते हैं उसी अवस्था में उसको विकसित कर देते हैं, उसे हम इनफॉर्मल गार्डन के नाम से या इनफॉर्मल स्टाइल के नाम से जानते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर पहाड़ है, तो अगर उसमें हम उस पहाड़ को बिना हटाए बिना ही उसको एज इट इज में ही रहने देते हैं और उसका आसपास हम घास फूस लगा देते हैं, तो वो हमारे इनफॉर्मल के अंदर आ जाता है। और जापानीज गार्डन्स का उदाहरण हो जाएगा। फ्री स्टाइल क्या होते हैं, तो इन दोनों का मिला जुला रूप फ्री स्टाइल कहलाता है, जो अंग्रेजों के द्वारा विकसित किया गया था, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। अब इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। जो फॉर्मल जो होते हैं इनको दोनों तरफ से क्या दिखा देते हैं, एक समान दिखाई देते हैं, दोनों तरफ से एक समान दिखाई देंगे। यानी कि मान लीजिए ये कोई एक गार्डन है, इस गार्डन के अंदर ये इसका यहाँ पर एक मेन सेंटर है, ठीक है ना। मेन सेंटर का यहाँ पर रास्ता है, तो इसी प्रकार इधर भी रास्ता होगा, सेम इधर भी इसी प्रकार रास्ता होगा, इधर भी इसी प्रकार से रास्ता होगा, ठीक है ना। यानी कि कहीं से भी देखने पर अगर एक जैसा हमें दिखाई देता है तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, फॉर्मल स्टाइल का एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसके अंदर जो जनरली जो भी हम प्लांट लगा रहे हैं, ट्री लगा रहे हैं, या फिर जो भी हम झाड़ियाँ लता कुछ भी लगा रहे हैं, वो सभी एक समान होगी। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने वृक्ष लगा रखे हैं, तो यहाँ पर भी इसमें वृक्ष होंगे, यहाँ पर भी इसमें वृक्ष होंगे, यहाँ पर भी इसमें वृक्ष होंगे, ठीक है ना। अगर उदाहरण के रूप में माने हम यहाँ पर बीच में हमने यहाँ पर छोटे छोटे एक राउंड के अंदर सब्जियां लगा रखी है या मेडिसिनल प्लांट लगा रखा है, तो सभी जगह इसमें क्या होगा, मेडिसिनल प्लांट आपको मिलेंगे, ठीक है ना। यानी कि ऐसा उद्यान जो चारों तरफ से दिखाई देने पर एक समान दिखाई दे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फॉर्मल स्टाइल के नाम से उसको जानते हैं। तो ये दोनों तरफ से एक समान दिखाई देता है। इसके अंदर जनरली हम और कह सकते हैं क्या, प्रतिबिंब दिखाई देता है, प्रतिबिंब सा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, प्रतिबिंब सा दिखाई देता है। और इसके बाद नेक्स्ट बात करें, जो ये जो फॉर्मल जो स्टाइल होती है, ये किन में कहाँ पर देखने को मिलती है, जितने भी मुगल गार्डन जो हैं, जितने भी मुगल गार्डन है वहाँ पर हमें जो गार्डन देखने को मिलते हैं वो फॉर्मल गार्डन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे उदाहरण की बात करें, जो मुगल गार्डन जैसे ताजमहल हो गया, आगरा का जो ताजमहल है उसके आसपास का जो गार्डन बना है वो एक हमारे फॉर्मल स्टाइल के रूप में बना हुआ है, जहाँ पर उसको किसी भी कोने से देखेंगे तो वो हमारे एक समान दिखाई देगा, उसी को हम क्या कहते हैं, फॉर्मल। और इसके उदाहरण याद रखना आप, सारे मुगल गार्डन क्या हो जाएंगे, हमारे फॉर्मल के एग्जाम्पल। जैसे शालीमार बाग होगा, कश्मीर के अंदर है, तो वो शालीमार बाग मुगल गार्डन का उदाहरण हो जाएगा, तो वो हमारे फॉर्मल के अंदर आएगा, ठीक है ना। जैसे आगरा का ताजमहल हो जाएगा, वो इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद आता है इनफॉर्मल यानी कि वह उद्यान जो क्या होता है, प्राकृतिक अवस्था में बनाया जाता है, प्राकृतिक अवस्था में बनाया जाता है। ऐसे उद्यान को हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल। यानी प्राकृतिक अवस्था में किस प्रकार से, मान लीजिए ये जो उद्यान है हमारा, ये एक उद्यान हो गया हमारे। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर इस वाले बाग में यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना, या इस वाले बाग में इस प्रकार से छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं, तो पहाड़ियों को रहने दिया जाएगा, इसके आसपास छोटे छोटे पौधे लगा दिए जाएंगे और इसको गार्डन के रूप में विकसित कर दिया जाएगा। और बात करें यहाँ पर, अगर मान लीजिए छोटी नदी ऐसी कुछ निकल रही है यहाँ से, इस प्रकार से नदी होकर निकल रही है, आगे जा रही है, तो इसमें नदी को भी रहने दिया जाता है। नदी को भी इसमें नदी के आसपास यहाँ पर एक पुल बना दिया जाएगा, तो लोग इधर से होकर इधर जा सकते हैं। या फिर हम बात करें यहाँ पर, अगर कोई भी छोटा मोटा जंगल है तो जंगल को भी उसमें रहने दिया जाता है, तो वो हमारे किसके अंदर आ जाता है, इनफॉर्मल स्टाइल के अंदर आ जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें तो जो रणथंभौर जो हमारा नेशनल पार्क है वो इसी का हमारे एग्जांपल हो जाएगा। यानी कि उसको हमने क्या किया है, तो हालांकि ये नेशनल पार्क है जिसको काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर उसमें हम घूमने जाएंगे तो हमारे किसका उदाहरण हो जाएगा, इनफॉर्मल स्टाइल का एग्जाम्पल हो जाएगा। जिसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमें पहाड़ देखने को मिल जाएंगे, जंगल देखने को मिल जाएगा, नदियाँ देखने को मिल जाएंगे, जंगली जानवर देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर चाहे तो हम भ्रमण भी घूम भी सकते हैं। तो ऐसा उद्यान को हम क्या कहते हैं, ऐसे उद्यान को हम इनफॉर्मल स्टाइल के अंदर रखते हैं, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। तो ये हमारे इनफॉर्मल का एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हमें पता होना चाहिए। और यहाँ ये पूर्ण रूप से किस में बदलता है, प्राकृतिक अवस्था में रहता है, यानी कि इसके अंदर कोई भी मानव का हस्तक्षेप नहीं रहता है, इसके अंदर हम किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं करते हैं, इसके अंदर किसी को भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, जैसा है वैसा का वैसे ही उसको विकसित किया जाता है, ठीक है ना। ये होता है हमारे इनफॉर्मल। फ्री स्टाइल की बात करें तो फ्री स्टाइल के अंदर क्या आता है, तो इसके अंदर उदाहरण याद रख लेना, जापानीज गार्डन, ठीक है ना, जापानीज गार्डन, ठीक है ना। जापानीज गार्डन इसका उदाहरण है, ये हमें याद रखना। जापानीज गार्डन जो होते हैं वो फिर से 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इसके अंदर टी गार्डन, नंबर सेकंड हो जाएगा फ्लैट गार्डन, नंबर थर्ड की बात करें तो जो नंबर थर्ड जो होता है वो हो जाएगा हिल गार्डन, ठीक है ना। कौन सा, हिल गार्डन। तो
बात करें हिल गार्डन की, जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो गार्डन पाया जाता है उसे हम हिल गार्डन कहते हैं। और टी गार्डन क्या होता है, तो जो चाय के जो बागान होते हैं, चाय के बागानों के आसपास जो गार्डन विकसित किए जाते हैं उसे हम टी गार्डन कहते हैं। फ्लैट गार्डन क्या होता है, जो तैरता हुआ जो गार्डन जो होता है, जहाँ मान लीजिए जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें, कोई नदी निकल रही है, नदी के आसपास अगर कोई बाग विकसित कर दिया जाता है या गार्डन विकसित कर दिया जाता है तो उसे हम फ्लैट गार्डन के नाम से उसको जानते हैं, ठीक है ना। ये 3 प्रकार के होते हैं जापानीज गार्डन। फ्री स्टाइल की बात करें तो फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल दोनों का यह सम्मिलित रूप होता है, सम्मिलित रूप होता है, यानी कि जो इसकी विशेषता है और इसकी विशेषता है, ये दोनों इसकी विशेषता हो जाती है, ठीक है ना। जो फ्री स्टाइल होते हैं इनमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सम्मिलित होते हैं और इन दोनों की विशेषता इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। और इसके बात करें इसको किसने विकसित किया था, तो इसको अंग्रेजों के द्वारा इसको विकसित किया गया था, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। अंग्रेजों के द्वारा विकसित किया गया जो बाग है या फिर गार्डन है या स्टाइल है वो कौन सी हो जाएगा, फ्री स्टाइल हो जाएगा। तो ये हमें पता होना चाहिए, जो मैंने आपको ये बताया ये सभी आपको याद रखना है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और फ्री स्टाइल। इनके नाम से स्पष्ट है। फॉर्मल का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल एकदम जनरली हम कहीं शादी ब्याह में जाते हैं तो हम बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस पहन के जाते हैं, तो जिस प्रकार से हमारा जो शर्ट होता है वो इस हाथ से अगर एक जैसा दिखाई देता है तो वो भी इसी प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है ना। वो होता है हमारा फॉर्मल। और जनरली हम बात करें इनफॉर्मल क्या होता है, तो वो मैंने बता दिया, बिल्कुल प्राकृतिक आवास में नेचुरल रूप से उसको विकसित किया जाता है, उसे हम इनफॉर्मल के नाम से जानते हैं। फ्री स्टाइल दोनों का मिला जुला रूप होगा। इनका आप एग्जाम्पल याद कर लेना, 1-2 तो मैंने बता दिया, सारे मुगल गार्डन इसके अंदर आ जाएंगे। जो भी जापानीज गार्डन है जो 3 प्रकार के होते हैं, टी गार्डन, फ्लैट गार्डन, हिल गार्डन, वो इसके अंदर आ जाएंगे। और जो बात करें अंग्रेजों के द्वारा जो विकसित किए गए गार्डन थे वो सारे के सारे हमारे फ्री स्टाइल के अंदर आ जाएंगे, ठीक ना। इसके साथ में आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। अगर वो ज़्यादा देखेंगे तो आज का सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।